नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी बॉन्ड पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है ग्रामीण विकास। इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। वैसे तो इस चैप्टर के ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने ग्रामीण विकास का अर्थ, ग्रामीण क्षेत्र में जो साख की व्यवस्था है उसके बारे में समझ लिया था। संस्थागत स्रोत, गैर संस्थागत स्रोत के बारे में हमने बात कर ली थी। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, जरूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आज जो ये सेकंड पार्ट की वीडियो है, इसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाला है। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन कोई नहीं, इसी वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कृषि विपणन का मतलब क्या होता है। कृषि विपणन से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए जब एक किसान क्या करता है, खेती करता है, और खेती करने के बाद फसल का उत्पादन करने के बाद जितनी भी प्रक्रिया उसको बेचने तक के बीच में, उत्पादित फसल और उसको बेचने तक के बीच में जो भी प्रक्रियाएं आती है, जो भी प्रक्रिया शामिल होती है, सब कृषि विपणन का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे कि अगर हम वस्तुओं के संग्रहण की बात करें, हम भंडारण की बात करें, प्रसंस्करण की बात करें, परिवहन व्यवस्था की अगर हम बात करें, इसमें पैकेजिंग, फसलों का वर्गीकरण और उसकी बिक्री, ये सारी प्रक्रियाएं कृषि विपणन में आ जाती है। ठीक है, इसमें जैसे हम सबसे पहले संग्रहण की बात करें, तो संग्रहण में क्या होता है, फसल कटाई के बाद उसको इकट्ठा किया जाता है, तो ये संग्रहण की प्रक्रिया हो गई है ना। उसके बाद प्रसंस्करण की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि भूसों को दानों से अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्गीकरण, जो तीसरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें, वर्गीकरण जो कि कृषि विपणन में आता है, इसमें क्या होता है कि कोटि यानी कि क्वालिटी के अनुसार उत्पादन का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि अगर कोई किसान फसल का उत्पादन कर रहा है ना, तो उसमें अलग अलग क्वालिटीज होती है, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको उसका वर्गीकरण किया जाता है ना। उसके बाद पैकेजिंग की जाती है, यानी कि क्रेता की पसंद के अनुसार उत्पादन को पैक किया जाता है ना। उसके बाद भंडारण होगा, है ना। मान लो कि कई बार क्या होता है कि सीजन में हम फसल को ना बेच के हम आगे भविष्य में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भंडारण करके रख लेते हैं। तो ये भी काम कृषि विपणन में ही आ जाता है। इसी के साथ साथ बिक्री की अगर हम बात करें, तो आखिरी जो सबसे आखिरी चरण होता है कृषि विपणन का, उसमें उत्पादन की बिक्री तब की जाती है जब सही कीमत किसानों को मिल रहा होता है। उस समय वो क्या करते हैं, अपने फसल को बेचते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कृषि विपणन का ही पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कृषि विपणन का क्या अर्थ है आप उसको समझ चुके होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति की समय या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कृषि विपणन की क्या हालत थी। तो देखिए उस समय क्या था कि ये जो विपणन की जो पूरी प्रक्रिया थी ना, उस पर साहूकारों का, व्यापारियों का, या फिर जो एजेंट होते थे, जो दलाल होते थे, उनका नियंत्रण था। और वो क्या करते थे, किसानों को मतलब अपने जाल में फंसा लेते थे, है ना। उनके सामान को कम कीमत पे खरीद लिया, या फिर उनको ऋण दिया, तो भाई ऋण के बदले उनसे इतना ज़्यादा ब्याज ब्याज वसूल लिया कि हर बार किसान क्या करता था, उन साहूकारों को, साहूकार आप समझते होंगे, जो पुराने समय में ना लोगों को पैसे उधार दिया करते थे, वो साहूकार होते थे। तो साहूकार किसानों को अपने जाल में, मक्र जाल में फंसा के रखते थे, और उनके साथ मतलब उनका व्यवहार ठीक नहीं था भाई। तोल में हेराफेरी करते थे, खाते में गड़बड़ी जैसी घटनाएं देखने को मिलती थी, भंडारण की सुविधाओं की कमी होती थी। इस वजह से भी किसान क्या करते थे, जल्दबाजी में अपने फसलों को इन साहूकारों के हाथों या इन व्यापारियों के हाथों या दलालों के हाथों बेच देते थे। अब किसानों को भाई बाजार की कीमत का जरा भी नॉलेज नहीं था, है ना। इस वजह से साहूकार क्या करते थे, इनको बहुत कम कीमत देते थे। तो कृषि विपणन की व्यवस्था बहुत ही खराब थी, हालत बहुत खराब थी, है ना। लेकिन सरकार ने क्या किया, आजादी के बाद कृषि प्रणाली को सुधारने, किसी विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाने शुरू किए। तो अब हम उन सभी कदमों की बात करते हैं जो कि सरकार ने विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए उठाए थे। सो गाइस, इसमें हम पहला पॉइंट बताएंगे, नियमित मंडियां, है ना। जो नियमित मंडियां है, यानी कि जो मंडी है, मंडी की स्थापना ऐसे स्थान पे सरकार ने करवाया जहां पे जितनी भी बिक्री है और जो खरीद है वो बाजार समिति द्वारा मतलब प्रचालित की जाती थी, जिसमें सरकारी अधिकारी होते थे, किसान होते थे और व्यापारी होते थे, उनका मतलब भागीदारी होता था। साहूकारों से और जो दलाल होते थे उनसे मंडी को मुक्त कराने की कोशिश की गई, है ना। उचित जो बाट प्रणाली है उसका इस्तेमाल किया गया, है ना। जितने भी चीज़ें होती थी, जो भी मार्केट में या मंडी में जो भी चीज़ें चल रही थी, वो इन्हीं अधिकारियों की निगरानी में काम होता था। तो बाजार समिति यह सुनिश्चित करती थी कि किसानों को उनके उपज का सही दाम मिल सके, है ना। उन्होंने जो भी उनके फसल की जो कीमत है वो सही से मिल जाए। तो इसमें आप ये बताएंगे।
अगला पॉइंट बताएंगे भौतिक आधारित संरचना का प्रावधान। अब भौतिक आधारित संरचना में क्या है, इसमें एक तो परिवहन व्यवस्था की हम बात कर सकते हैं और इसमें हम भंडारण की बात कर सकते हैं। दो चीजों का प्रावधान सरकार ने भौतिक आधारित संरचना के प्रावधान में किया। सबसे पहले परिवहन, भाई देखो, सामान को लाने ले जाने के लिए या मंडी तक पहुंचाने के लिए, है ना, उत्पाद जो है उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए सड़क तथा रेलवे लाइन का विस्तार किया गया और ये बहुत ही सस्ते दाम पर किसानों को उपलब्ध कराया गया। ठीक है, साथ ही साथ फसलों के सुरक्षा के लिए, ताकि किसान सही समय आने पे अपने फसल को बेच सके, उसके लिए भंडार गृह का निर्माण किया गया, जिसको शीतगृह आप बोल सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं। उसमें किसान क्या कर सकते थे, अपने सामान को सुरक्षित रख सकते थे और उसको सही समय आने पे उसको बेच सकते थे। अब पहले क्या था कि भंडार गृह नहीं होता था या कोल्ड स्टोरेज नहीं होता था तो किसानों का फसल खराब हो जाता था, लेकिन सरकार ने ये भी प्रावधान करवा दिया किसानों के लिए। तीसरा पॉइंट बताएंगे सहकारी कृषि विपणन समितियां। अब ये सहकारी कृषि विपणन समिति में क्या होता था कि सभी किसान क्या करते थे, ग्रुप बना के मंडी में जाते थे और अपने माल को बेचा करते थे। इससे एक ना बेहतर सौदागर महसूस करते थे अपने आप को और कई बार सामूहिक बिक्री की वजह से किसानों को सही कीमत भी मिल जाता था। तो सरकार ने सहकारी कृषि विपणन समितियों को भी बढ़ावा दिया था। चौथा पॉइंट में हम नीतिगत कुछ उपायों की बात करेंगे जो कि सरकार ने किसानों के लिए अपनाया था। विपणन प्रणाली को कहीं ना कहीं सुधारने के लिए अपनाया गया था, जिसमें सबसे पहले तो न्यूनतम समर्थन कीमत, यानी कि जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, इसको अपनाया। साथ ही साथ भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई जिसको हम बोलते हैं, उसने क्या किया, गेहूं और चावल को सुरक्षित भंडारों के रखरखाव की पूरी व्यवस्था कर दी कि भाई जो गेहूं और चावल है उसकी रखरखाव सही से हो सके। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस के द्वारा खाद्यान्नों का वितरण किया गया। अब तीनों के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले नीतिगत उपाय में एमएसपी को अपनाया गया, एमएसपी, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है, इसमें ना सरकार एक कीमत फिक्स कर देती है कि भाई वो क्या करेगी, किसान की फसल को ना इस कीमत में खरीद लेगी। जैसे कि मैं बोलूँ कि मान लो सरकार ने फिक्स कर दिया कि भाई गेहूं को हम ना आप किसानों को एक तरीके से ये विश्वास दिला दिया कि हम आपके फसल जो है गेहूं है मान लो, तो उसको हम 20 रुपये किलो खरीद लेंगे। ठीक है, अब अगर मार्केट में किसानों को इससे ज़्यादा कीमत मिल जाता है तो वो कहीं भी बेच सकते हैं अपने फसल को, लेकिन अगर 20 रुपये से कम कीमत अगर बाहर मार्केट में मिल रहा है तो सरकार क्या करेगी, किसानों के फसल को 20 रुपये केजी पर केजी खरीद लेगी, है ना। तो इससे क्या था कि भाई किसानों को ये आश्वासन मिल जाता था कि हाँ भाई 20 रुपये पर केजी तो भाई अपने को मिल ही जाएगा सरकार के द्वारा, बाकी अगर बाहर मार्केट में अगर ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है अपने को तो हम बाहर भी बेच सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन था उनके पास। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, एफसीआई के बारे में, जिसके तहत क्या था कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडारों की रखरखाव की व्यवस्था की गई इसके लिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसमें क्या होता था कि सरकार अपना बफर स्टॉक करके रखती थी, यानी कि किसानों से फसल को खरीद के स्टोर करके रख लिया और उसको जैसे राशन बढ़ रहा है, राशन के थ्रू जो गरीबों को राशन दिया जाता है उसके थ्रू वो क्या करती थी, उस बफर स्टॉक का इस्तेमाल कर लेती थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उन सभी भंडार किए गए अनाज का इस्तेमाल कर लेती थी। ठीक है, तो ये नीतिगत उपाय में 3 चीज़ें आप बताएंगे, एमएसपी के बारे में, एफसीआई और पीडीएस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अभी हमने समझ लिया सरकार ने कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, है ना। किसान विपणन के दोष क्या है या फिर कृषि विपणन प्रणाली के दोष क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे यातायात की सुविधाओं की कमी है ना। यातायात के साधन अभी उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं बाध्यकारी बिक्री। किसानों को कई बार मजबूरी में अपने फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के बाजार शुल्क भी देने होते हैं किसानों को। ठीक है, इसके अलावा साख सुविधाओं का अभाव है, उनको साख यानी कि ऋण जो मिलना चाहिए, जितना उनको ज़रूरत है पैसे की खेती करने के लिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ संग्रहण सुविधाओं का अभाव है, यानी कि जो भंडार गृह है वो भी उतने मात्रा में नहीं है जितने की ज़रूरत है अपने को। ठीक है, मध्यस्थों की उपस्थिति। अब मध्यस्थ आपको पता है जो बिचौलिए होते हैं, जो दलाल है, एजेंट है, उनकी उपस्थिति है और वो किसानों के फसल का जो सही कीमत है वो दिला तो देते लेकिन बीच में वो कमीशन वगैरह खा लेते हैं, आपको मालूम है ये चीज़। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा मानक बाट एवं माप का अभाव। सही जो चीज़ों को तौलने की जो विधि है उसका भी अक्सर मंडियों में उल्लंघन किया जाता है, मार्केट में उल्लंघन होता है जहाँ पे वो फसल को बेचने जाते हैं।
साथ ही साथ अपर्याप्त बाजार सूचना। भाई किसानों को बाजार के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं किया है, इस वजह से भी उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट्स आप समझ चुके होंगे। वैकल्पिक विपणन माध्यम, आशा की एक किरण। देखो अभी विपणन के जो हम तरीकों की बात कर रहे थे, उसके अलावा भी किसानों के पास एक ऐसा माध्यम है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपने सामान को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं, बीच में कोई झंझट नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसे ही चैनल्स जो चलाए जा रहे हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अपनी मंडी नाम से बिग बाजार है। ठीक है, बिग बाजार के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। साथ ही साथ पुणे की अगर हम बात करें तो हरपसार मंडी है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में रायथू बाजार है। इसी के साथ तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो उछावर मंडी है। ठीक है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रखे हैं जहां से किसान क्या कर सकते हैं, अपने सामान को सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, राष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे कि रिलायंस रिटेल्स है ना। वो किसानों के सामान को प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, किसानों से संपर्क बना के उनके सामान को खरीद ले रहे हैं। तो ये भी एक फायदेमंद सौदा है किसानों के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप इसमें बता सकते हैं वैकल्पिक विपणन माध्यम में। अब हम कृषि विविधीकरण की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में जो भी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है, हम उसकी बात करने वाले हैं। देखिए कृषि विविधीकरण का मतलब क्या है। कृषि विविधीकरण का मतलब है कि आप सिर्फ ना एक फसल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, आप और भी जो भी फसलें हैं उसके उत्पादन को भी, मतलब उसके उत्पादन पे भी ध्यान देंगे। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि एक किसान है जो कि एक सीज़न में सिर्फ गेहूं का फसल उगा रहा है, गेहूं का फसल कर रहा है, अगले सीज़न में वो धान का फसल उगा रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि एक सीज़न में आप सिर्फ एक ही फसल उगाएंगे। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, गेहूं के साथ साथ उस सीज़न में और दूसरे फसलों का भी उत्पादन आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मान लो मौसम ने साथ नहीं दिया और गेहूं का फसल खराब हो गया, तो दूसरी और फसल होंगे जिससे कि आप जोखिम से बच सकते हैं, आप मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कृषि विविधीकरण है। और कृषि विविधीकरण अक्सर मतलब इसमें ये देखा जाता है कि हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर लेंगे, दो चीज़ें इसमें शामिल की जाएगी। एक तो फसल उत्पादन का जो विविधीकरण है, और दूसरा उत्पादन गतिविधि यानी कि रोजगार का जो विविधीकरण है। इन दोनों चीज़ों को हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फसल उत्पादन का विविधीकरण क्या है। तो अभी मैं आपको ऊपर समझा रहा था कि फसल उत्पादन का विविधीकरण का मतलब है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप सिर्फ एक फसल के उत्पादन पे ध्यान केंद्रित ना करके दूसरे फसलों के उत्पादन पे भी ध्यान केंद्रित करेंगे, आप दूसरे फसलों का उत्पादन भी करेंगे, है ना। इसमें अक्सर क्या होता है कि आप सिर्फ निर्वाह खेती ना करके आप व्यापारिक फसलें भी उगाते हैं, जिससे कि आपको मुनाफा ज़्यादा होता है और मानसून फेल होने के कारण जो जोखिम आपको उठाना पड़ सकता था वो आपको नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे फसल से भी आप मुनाफा कमा सकते हो। ठीक है, तो ये तो फसल उत्पादन का विविधीकरण हो गया। कई बार क्या होता है कि उत्पादन गतिविधियों का भी विविधीकरण देखने को मिलता है ना। इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादातर लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है, अब खेती के अलावा भी उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है रोजगार के, जैसे कि आप पशुपालन कर सकते हो, आप मत्स्य पालन कर सकते हो, आप बागानी कर सकते हो, है ना। तो ये है रोजगार का विविधीकरण या फिर उत्पादन गतिविधियों का विविधीकरण। और आगे इस चैप्टर में हम रोजगार का जो विविधीकरण है, यानी कि उत्पादन गतिविधियों का जो विविधीकरण है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, जैसे कि पशुपालन है, मत्स्य पालन है, बागवानी है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए आगे अब हम अगले टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। तो उत्पादन गतिविधियों का विविधीकरण में सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है पशुपालन। मतलब खेती के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का जो सबसे बढ़िया स्रोत है वो है पशुपालन। अब पशुपालन में आपको पता है कि भाई पशुधन है, जो आपका पशुपालन में पशुधन महत्वपूर्ण रहता है ना। अब इसमें सबसे मेन जो काम आप देखने में को मिलेगा भारत में वो है मुर्गी पालन। ठीक है, उसके अलावा गाय और भैंस, बकरी है, भेड़ है ना, ये सब महत्वपूर्ण घटक है इसके। भारत में कुल पशुधन में मुर्गी पालन का 61% भाग है। गाय एवं भैंस की बात करें तो ये 22% है। बकरी और भेड़ की अगर हम बात करें तो 16% है। ठीक है, अब आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, है ना। इसे फसल पशुधन मिश्रण कृषि प्रणाली कहा जाता है, जिसमें
हम खेती भी कर रहे हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, है ना। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे सिंचाई सुविधाओं की कमी है, मतलब सूखे क्षेत्र में हम जाएंगे या अर्ध शुष्क क्षेत्र में हम जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फसल पशुधन मिश्रण जो प्रणाली है ना, वो और अधिक देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या होगा कि पशुधन की मात्रा ज़्यादा होगी, खेती कम होती जाएगी, क्योंकि सिंचाई सुविधाओं की अगर कमी होगी तो वहाँ के लोग ज़्यादातर पशुपालन करेंगे, खेती कम करेंगे, है ना। तो वहाँ पे पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इस बात को भी आप समझ लें। देखिए पशुपालन की वजह से अगर हम बात करें तो 1951 से 2016 की अवधि के दौरान भारत में जो दुग्ध उत्पादन है, दूध का जो उत्पादन है, लगभग 10 गुना बढ़ गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान ऑपरेशन फ्लड का रहा है ना। ऑपरेशन फ्लड की वजह से दूध का उत्पादन बहुत तेज़ी से हुआ है। ऑपरेशन फ्लड बोल सकते हैं, इसको हम श्वेत क्रांति भी बोल सकते हैं, जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। आप लोगों ने वर्गीज कुरियन का नाम जरूर सुना होगा, जो अमूल के संस्थापक माने जाते हैं। और वहीं से सबसे पहले मतलब सामूहिक रूप से जो दूध का उत्पादन है और उसको बेचने की जो सिलसिला है वो शुरू हुई थी, वो गुजरात से हुई थी, है ना। और उसको हम जो मतलब इतनी तेज़ी से दूध का उत्पादन हुआ तो उसको एक ऑपरेशन का नाम दे दिया गया, ऑपरेशन फ्लड, या फिर इसको हम श्वेत क्रांति बोलते हैं। आपको पता है कि भाई दूध का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति भी इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए पशुधन के मामले में अगर हम बात करें तो संख्या के लिहाज से भाई भारत सबसे ज़्यादा पशुधन भारत में है ना। लेकिन गुणवत्ता की बात करें तो भाई विकसित देश से हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न मैं आपको बताऊं, सबसे पहला कारण तो ये है कि भाई भारत में ना लोगों नॉलेज की कमी है, ज्ञान नहीं है उतना, है ना। इस वजह से वो उत्पादकता उतना नहीं करवा पाते हैं। साथ ही साथ दोषपूर्ण पशु चिकित्सा प्रणाली भारत में पाया जाता है, मतलब उनका जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके अलावा अच्छे नस्ल के जो पशु है उनका भी ज्ञान भारत के लोगों को नहीं है, इस वजह से भी उत्पादन उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। तो ये कुछ कमी है पशुपालन की। सो स्टूडेंट्स देखिए ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और इसमें अभी लगभग 3 से 4 टॉपिक और बचा हुआ जो कि आपको समझाना है। तो मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाऊँगा मेरा पूरा दिन एक ही वीडियो बनाने में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम ना इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पार्ट 2 में ही हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन चैप्टर जो है थोड़ा लेंथी है, तो कोशिश ये रहेगी कि थर्ड पार्ट भी लेके आऊँ मैं इस चैप्टर के ऊपर, और थर्ड पार्ट में ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।